हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं आपका दोस्त जीडी फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले मैं अपने परिवार सुदर्शन में सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, चलो क्लास को अपन एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में अपन हाइड्रोकार्बन से जो भी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है उनको अपन डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनके प्रिपरेशन मेथड्स, बनाने की विधियाँ क्या क्या है, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एरियंस क्या है, और एक आपका लास्ट हकल रूल्स वो भी पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी क्या है। तो चलो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन इस वर्ड है हाइड्रोकार्बन। अब देखो इस वर्ड में दो वर्ड से मिलकर बना ये वर्ड। हाइड्रो का मतलब यहां क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। यानी कि कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन। यानी कि वे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो देखो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? दोज कंपाउंड विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, those compound which made up of hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कि दोज कंपाउंड विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें अपन क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। इस वर्ड से भी आपको मालूम चल रहा है क्योंकि इस वर्ड्स में हाइड्रो और कार्बन आ रहा है, हाइड्रोकार्बन, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। अब देखो आगे क्या है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, यानी बॉन्ड के बेस पर हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? तो बॉन्ड के बेस पर हाइड्रोकार्बन होते हैं टू टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन। बंद के आधार पर दो प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से होते हैं? देखो वो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है कौन सा होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे बोलते हैं अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपन उन्हें बोलेंगे जिन्हें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड, उन्हें अपन क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दोज हाइड्रोकार्बन which contain single bond between कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो उसे अपन क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। और इसका एग्जाम्पल कौन सा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है कौन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन। कौन आता है? एल्केन आता है। कौन आता है भाई? एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? एल्केन आता है। अगला देखो,
तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगला कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो। क्या हो बेटा? मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। तो उन्हें अपन क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड, उन्हें अपन क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? इनमें कौन कौन से आएंगे? एल्किन, डबल बॉन्ड हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे अपन क्या बोल देंगे? एल्काइन बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसे अपन? एल्काइन। डबल बॉन्ड को एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोल देंगे बेटा? एल्काइन बोल देंगे। चलो नेक्स्ट देखो, अब अपन एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? एल्केन के बारे में। एल्केन के कुछ प्रॉपर्टीज, जनरल नेम क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे करता है, इनकी आईडी पहचान कैसे करेंगे, और इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो देखो एल्केन है, इसका जनरल नेम क्या होता है? सामान्य नाम, सामान्य नाम होता है इसका पैराफिन। क्या होता है? पैराफिन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? इसका होता है CnH2n+2 और n इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इसकी बात करें अपन, आईडी पहचान कैसे करेंगे? एल्केन की पहचान कैसे करेंगे अपन? जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड। अब इनका अपन नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नेमिंग कैसे करेंगे? नामकरण। नामकरण अपन करते हैं वर्ड रूट प्लस सफिक्स। और एल्केन का सफिक्स क्या लगता है? ANE, एन लगता है। क्या लगता है? एन। और वर्ड रूट को क्या बोलते हैं? मूल शब्द। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में IUPAC में बता दिया होगा, आपने यदि वो क्लास देखी है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखो, तो एल्केन को क्या बोलते हैं? इसका जनरल नाम इसे क्या बोलता है? पैराफिन बोलते हैं। और सामान्य सूत्र इसका क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। और नामकरण, नेमिंग कैसे होंगे? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। और इसका सफिक्स क्या होता है? एन होता है। और ये किसका एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ में आ गया होगा आपको एल्केन के बारे में। अब आगे देखो, एल्किन की बात करते हैं अपन। एल्किन की बात करें तो एल्किन के देखो, इसका नाम क्या है? जनरल नेम क्या है इसका? इसे बोलते हैं ओलिफिन। क्या बोलते हैं? ओलिफिन बोलते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। और इसकी आईडी पहचान की बात करें तो कैसे करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। और अपन नेमिंग की बात करें, एल्किन के नेमिंग की बात करें, अपन नामकरण की बात करें, तो इसमें इसका सफिक्स क्या लग जाएगा? आपको सफिक्स ध्यान होने चाहिए। सफिक्स इसका क्या होता है? इन होता है। क्या होता है? इन हो जाएगा। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? इन। और ये कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये मैंने आपको बता दी किसके बारे में? एल्किन के बारे में। तो देखो एल्किन क्या है? इसका जनरल नेम क्या होता है? इसका जनरल नेम होता है ओलिफिन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। और इसकी आईडी क्या होती है? डबल बॉन्ड होती है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो अपन उसे क्या बोल देंगे? एल्किन बोल देंगे। और इसका नामकरण सफिक्स कैसे क्या होता है? इसका इन होता है। और इससे ये कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आपको ये बातें आपको याद होनी चाहिए। एल्किन के जनरल कुछ पॉइंट्स है, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने एल्किन के बारे में आपको 5 क्वेश्चन के बारे में समझा दिया। अब देखो, अब किसके? एल्काइन की बारी आई। एल्काइन क्या है? देखो एल्काइन, ये क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये। जनरल नेम की बात करें तो इसे बोलते हैं एसिटिलीन। इसका जनरल नेम क्या होता है? एसिटिलीन।
एसिटिलीन। अब आगे देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n-2। और इसकी आईडी की बात करें अपन, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और नेमिंग की बात करें, नामकरण की बात करें, तो इसका सफिक्स क्या लगे वो आपको याद होना चाहिए। सफिक्स क्या लगता है एल्काइन के लिए, आइन लगता है। क्या लगता है, आइन। ये आपको एल्काइन के बारे में समझ में आ गया होगा। एल्काइन का जनरल नेम क्या होता है, एसिटिलीन। जनरल नेम क्या है, एसिटिलीन। और इसे अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जनरल फॉर्मूला हो गया इसका CnH2n+2। और आईडी क्या होगी, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड। उसे अपन क्या बोल देंगे, एल्काइन बोल देंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोल देंगे, एल्काइन। नेमिंग क्या होता है, सफिक्स याद होना चाहिए। सफिक्स क्या है इसका, आइन है। क्या है, आइन। अब देखो जो एल्काइन, जो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में, उस ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहां देखो एक मान लो इसकी 4 वैलेंसी होती है, 3 बॉन्ड इधर बना रहा, एक इधर हाइड्रोजन के साथ बना रहा होगा। तो अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 और 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp। तो एल्काइन युक्त जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो एल्कीन का क्या होगा, एल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड इसके और होंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2। एल्कीन युक्त कोई कार्बन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्योंकि ये अपना वैलेंसी पूरी करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी पूरी होगी, तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। चलो ये हमने कुछ जनरल पॉइंट की चर्चा कर ली है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। अब एक आपके टॉपिक में था एरिन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एरिन, क्या होते हैं। तो देखो एरिन की बात करें तो एरिन इज ए हाइड्रोकार्बन। ये भी है क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन है, हैज ए बेंजीन रिंग, इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट दे आर आल्सो नॉन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी एरिन एक हाइड्रोजन है जिसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, बेंजीन होती है। ऐसी कोई भी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर यूनिट हो, तो उन्हें अपन क्या बोल देंगे, यूनिट हो, तो उन्हें अपन क्या बोल देंगे, एरिन बोल देंगे। तो जैसे देखो बेंजीन है, टोलुइन है और नेफ्थलीन है, इरिथ्रोबेंजीन है, ये सारे क्या होते हैं, एरिन होते हैं। अब वे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से गुजरते हैं। यानी कि ये कौन कौन से रिएक्शन देते हैं बेटा, कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं। अब देखो एरिन का उपयोग किसके में होता है, एरिन का अपन यूज कहां करेंगे, तो इनका मेडिकल के रूप में यूज करते हैं। एरिन यूज इन मेडिकल केमिस्ट्री, सिंथेसाइज ड्रग्स को बनाने में, जैसे एस्पिरिन है, क्यूनिन है और टैक्सोल है, कुछ ये ड्रग्स बनाने के लिए भी एरिन्स काम आते हैं। तो एरिन आपका, एरिन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें बेंजीन की एक यूनिट होती है। क्या होती है, बेंजीन की एक यूनिट होती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एरिन बोलते हैं। तो एरिन के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखो, अब अपन हाइड्रोकार्बन की बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड है जिनसे अपन हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट सारे वो प्रिपरेशन है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। देखो एल्केन बनाने की विधि, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। कौन सी है बेटा, वुड्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन बनेगा तो यहां से जरूर बनेगा। ये कौन सी है, वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया। देखो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की क्रिया अपन सोडियम मेटल से करवाते हैं, किसके, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में अपन क्या करवाते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया। तो यहां पर क्या बनता है, देखो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा इससे, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। क्या होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगी इसे, मैं आपको वापस यहां बता रहा हूं। CH3CH2 Br है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, तो मैं देखो 2Na ले रहा हूं ऐसे, प्लस CH3CH2 Br, मैं Br को इधर लिखता हूं, Br CH2 CH3, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से 2NaBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 2NaBr बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन, CH3CH2 CH3, ये अपन के बन गई एल्केन। क्या बना, मैंने लिया क्या, एथिल ब्रोमाइड के मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए और मुझे क्या बना, क्या मिला, ब्यूटेन। जितने कार्बन की लोगे ना उससे डबल कार्बन की आपको क्या मिलेगी, ये
प्रोडक्ट मिलेगा। और देखो फॉलो मेनली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुख्य रूप से मुक्त मूलक क्रियाविधि फॉलो करता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वुड्स रिएक्शन कौन से रिएक्शन से कंप्लीट होती है, कौन सी मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है, तो आपको बताना होगा फ्री रेडिकल। और यूजफुल किसके लिए? प्रिपरेशन एन एल्किन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल, यानी कार्बन परमाणु वाले एल्केन तैयार करने में उपयोगी होती है। सम कार्बन परमाणु वाले एल्केन बनाने में ये काम आती है। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्कोन को बनाने के लिए। आगे देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये अभिक्रिया एक फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी देखो आर एक्स प्लस जेड एन एक्स आर है। अब देखो यहां से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, यहां से जेड एन एक्स टू बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से जेड एन एक्स टू बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्केन। आर आर क्या होती है, एल्केन होती है। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाते हैं अपन, जेड एन के प्रेजेंस में करवाते हैं। आगे देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अब रिएक्शन करवाएंगे अपन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स होता है, प्लस में एच प्लस ओ एच माइनस से रिएक्शन करा रहा हूं कि मैंने इस वाटर को किस में ब्रेक कर दिया, H प्लस ओ एच माइनस में। तो अब देखो क्या होगा, अब ये क्या है ना, आपको पता है मेटल है, मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। और ये आर एच आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एल्केन आर एच। और एम जी पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है ना, और OH पर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो ये आपस में दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, प्लस MgOH बना लेंगे। तो ये आपके एल्केन बन गई, कौन से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बोले निम्न में से कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो होता है RMgX। ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना लेंगे अपन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, यानी कि एल्केन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो जब मैं निकल और हीट की प्रेजेंस में एल्केन की क्रिया H2 से करवाऊं तो क्या होगा, एल्केन में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, RCH2CH3 बन जाएगा। और इधर भी देखो क्या है, इधर एल्काइन है, और एल्काइन की क्रिया अपन H2 से करवाएंगे निकल की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, यहां भी बन जाएगा RCH2CH3। तो आपको ही ध्यान होना चाहिए, जब एल्किन और एल्काइन की क्रिया निकल के प्रेजेंस में हीट देंगे तो क्या बनता है बेटा, एल्केन बनता है। अब देखो अब फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे अपन। दो रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या होता है, एसीटेट, सोडियम एसीटेट ले रहे हैं अपन। क्या ले रही है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का अपन वाटर के प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या बनेगा, देखो इसके अपन दो मॉलिक्यूल लेंगे। क्या लेंगे बेटा, दो मॉलिक्यूल। तो बनेगा क्या, 2CH3 बन जाएगा या 2CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2CH4 प्लस 2CO2 बाहर निकल जाएगी। यहां क्या निकल जाएगी, 2CO2 प्लस NaOH, और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, H2। क्या निकल जाएगी साथ में, H2। इतना तो सही है, लेकिन यहां से एक ढंग का क्वेश्चन बने तो एक और क्वेश्चन बनता है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं अपन तो एनोड पर और कैथोड पर क्या बनता है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो इसको जानने के लिए अपन में देखो ये तीनों है ना, ये बनेंगे आपके एनोड पर, यानी कि CO2 गैस कहां पर बनेगी, एनोड पर, और H2 गैस कहां पर बनेगी बेटा, कैथोड पर बनेगी। कहां बनेगी, कैथोड पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में O2 गैस कौन से है, कहां पर बनती है, कैथोड पर बनती है या एनोड पर बनती है, कहां पर बनती है बेटा, H2 गैस बनती है कैथोड पर। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब अगली रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन। अपन इसमें भी सोडियम एसीटेट की रिएक्शन करवाते हैं अपन, किससे, NOH से, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहां क्या बनता है, देखो यहां भी बनेगा CH4 प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा साथ में, और अपन का क्या बन जाएगा, एक एल्केन बन जाएगा। तो ये दो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पर।
आगे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन एल्केन, एल्किन और एल्काइंस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के मेन जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वो अपन उस टॉपिक, उन पॉइंट पर अपन डिस्कस करते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनका नेचर कैसा होता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन का नेचर कैसा होता है बेटा, ये नॉन पोलर होता है। जनरली क्या होता है, नॉन पोलर, यानी कि नॉन पोलर का मतलब इनका म्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, म्यू इनका क्या होता है बेटा, जीरो। देखो क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के, मान लो कार्बन एल्केन की बात करें, कार्बन कार्बन की, इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, तो ये बॉन्ड कैसा बनेगा, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। तो इनका नेचर भी कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर हो जाएगा। और अपन C1 से C4 कार्बन तक की सारे एल्केन, एल्किन क्या होती है बेटी, गैसेज होती है। और C5 से C17 तक क्या होती है, कलरलेस लिक्विड होती है। और C17 से ज्यादा होंगे उन्हें अपन क्या बोल देंगे बेटा, वो क्या होती है, सॉलिड होती है। वो क्या, और इनकी विलयता की बात करें, सॉल्युबिलिटी की अपन बात करें, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि इसे समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। यानी कि यदि समान समान को घोलने का मतलब है कि नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। मैंने सॉल्यूशन पार्ट 2 में आपको मैंने बताया था, आपने यदि क्लास देखी है वहां तो मैंने वहां बताया था सॉल्युबिलिटी में लाइक डिजोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट मैंने वहां समझाया था कि यानी पोलर है तो वो पोलर में ही डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होंगे। तो लेकिन कैसे है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन यहाँ पर कैसे होती है, नॉन पोलर, तो ये किस में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये क्या हो जाएंगे बेटा, डिजोल्व हो जाएंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है बेटा, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। क्या होता है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही उसका क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यदि आपको मॉलिक्यूलर मास सेम है और 2 से 3 आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, यानी उनमें ब्रांच ज्यादा है, किसी मॉलिक्यूल्स में यदि ब्रांच ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा और तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। इसके क्वेश्चन भी करेंगे अपन। अब आया केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे अपन किसके, एल्केन के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। पहली रिएक्शन है कंबंसन, दहन अभिक्रिया। पहली क्या अभिक्रिया है, दहन। तो मैंने दहन अभिक्रिया का ये आपको सामने फॉर्मेट बता दिया। क्या बता दिया, फॉर्मेट लिख दिया। तो मैंने n बराबर 1 लूं, क्या होगा C1H क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब यहां कितना आ जाएगा, देखो इसका मैंने O2 से रिएक्शन करवाई, देन यानी O2 से तो बना क्या CO2 प्लस H2 बनता है इस रिएक्शन में। लेकिन इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस का मैंने ये फॉर्मेट आपको दे दिया। यदि आपने n बराबर 1 लिया तो मैं यहां 1 लिखूंगा, n की जगह 1 लिखूंगा तो 4 प्लस 4 हो जाएंगे, और 4 प्लस ए क्या हो जाएगा 5, 5/2 क्या हो जाएंगे 2.5। और यहां CO2 की बात करें तो यहां क्या CO2 क्या होगी 1, और H2 भी कितना हो जाएगा, यहां पर H2 बनेगा 2, और यहां पर क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको दहन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। ये फॉर्मेट होता है दहन रिएक्शन का, दहन अभिक्रिया का ये फॉर्मेट होता है। अब आपसे कौन से भी एल्केन की ये रिएक्शन करवा सकते हो तो आपको बैलेंस करने में आपको आसानी होगी। अब आगे देखो, अब एक नोट है, जब आप एल्केन का कंप्लीट कंबंसन यानी पूर्ण दहन अभिक्रिया करवाएं तो वो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है CO2 और H2O बनता है। यदि आपने अपूर्ण दहन करवाया, इनकम्प्लीट कंबंसन करवाया तो क्या होता है, तो देखो नोट है, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबंसन तो ऑफ एल्किन विद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, यदि वायु पूरी नहीं है, कम वायु की मात्रा में यदि अपने एल्केन का दहन करवाएं तो क्या होता है, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड। क्या बनता है बेटा, कार्बन ब्लैक बनता है। और विच इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक बनाने में काम आता है कार्बन ब्लैक, और पेंटर इंक बनाने में, ब्लैक पिगमेंट्स बनाने में, एज ए फिल्टर्स के रूप में। तो अपर्याप्त मात्रा में वायु या डाइऑक्सीजन के साथ एल्कोहल के अपूर्ण दहन के दौरान कार्बन ब्लैक बनता है, जिसका उपयोग स्याही, प्रिंटर स्याही और काले रंग द्रव्य के निर्माण और फिल्टर के रूप में किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोट। तो यहां से आपको पूछा जाएगा कि जब एल्किन का इनकम्प्लीट दहन करवाए, अपूर्ण दहन करवाए तो क्या बनता है और उसका क्या यूज होता है। तो मैंने आपको ये नोट के साथ में आपको मैंने समझा दिया। देखो CH4 प्लस O2 गैस है, इसका मैंने इनकम्प्लीट कंबंसन करवाया तो ये क्या बन गया, कार्बन ब्लैक, और साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखो, अब हेलोजिनेशन रिएक्शन
क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब अपन एल्केन की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, हेलोजन से, Cl2 किसके प्रेजेंस में, H म्यू। ये मैकेनिज्म क्या होगी इसकी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, मुक्त मूलक क्रियाविधि होगी इस रिएक्शन की। तो देखो यहां क्या होगा, एक HCl बाहर निकल जाएगा, CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन क्या रिएक्शन होती है। यदि वो लेक्चर देखे हो तो आपको इजी से समझ में आ गया होगा, वरना वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को एक बार जरूर देखें, आपका टॉपिक और ही ज्यादा ये क्लियर होगा। तो देखो ऐसे, अब मैं वापस इस CH3Cl की रिएक्शन, वापस CH3Cl की रिएक्शन मैं Cl2 से करवाऊं तो मुझे क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl, और मैं इसका हेलोजिनेशन करवाऊं CH2Cl2 प्लस Cl2 से और रिएक्शन कराऊं तो यहां क्या बनेगा, CHCl3, क्या बनेगा, CHCl3 प्लस HCl, और ये क्या बन गया, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म। तो ये होती है हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ पॉइंट्स आप देख लो। द रिएक्टिविटी हेलोजेंस, हेलोजन की प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है, F2Cl2Br2I2, यानी F2 की ज्यादा होती है। इस रिएक्शन में F2 क्या होता है, जल्दी से रिएक्ट करता है किससे, एल्केन से। क्यों करता है, देखो इधर आओ, F2 ऐसे बना, F से, Cl बना है Cl से, और Br बना Br से, और I बना I2 से। अब देखो यहां क्या होता है, ये बॉन्ड जल्दी क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि ये देखो इसकी भी साइज क्या है, छोटी है, इसकी भी साइज छोटी होती है, आपको पता ही है। और ग्रुप में टॉप से अपन बॉटम में जाएंगे तो साइज होती है बेटा, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है साइज में। तो यहाँ साइज छोटी, और आपको पता है कि हेलोजेंस के आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपस में यहाँ क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। ये पास में क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। जब रिपल्सन होगा यहाँ पर तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। इसकी वजह से ये F2 इस रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होता है, F2। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करें अपन की, द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्किन्स, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री एल्केन होंगे ना तो वो ज्यादा रिएक्ट करती है, क्योंकि वहां से H बहुत ही जल्दी आसानी से निकलता है। क्यों निकलता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। यहां बात करें अपन CH3H की प्लस Cl2 से मैं यहाँ रिएक्शन करूं तो आपको पता है कि मैंने कौन सी मेथड से, ये कौन सी मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट होती है, फ्री रेडिकल से। कौन सी होती है, फ्री रेडिकल से। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तब यहां क्या बनेगा, यहां पर बनेगा फ्री रेडिकल। यहां क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। और आपको पता ही होगा ये 3 डिग्री कार्बो, 3 डिग्री डॉट, 3 डिग्री फ्री रेडिकल कितना स्टेबल होता है। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन उतनी क्या होगी, ज्यादा। इसलिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सबसे ज्यादा। 3 डिग्री का हाइड्रोजन आसानी से क्या होता है, यहां से रिप्लेस हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ये रिएक्शन होता है ना, 3 स्टेप में खत्म होती है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है ना, जो 3 स्टेप में क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। कौन कौन सा स्टेप है, देखो, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, और चेन टर्मिनेशन स्टेप। श्रृंखला आरंभ, श्रृंखला प्रसार, और श्रृंखला समाप्ति। तो आपको पूछ सकते हैं कि ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो कौन से मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है और कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। तो आपको पता होना चाहिए 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, और चेन टर्मिनेशन। चलो आगे देखो, नाइट्रेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाइट्रेशन, द रिएक्शन टेक प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एट हाई टेम्परेचर पर। ये भी नाइट्रेशन की भी रिएक्शन किस क्रियाविधि द्वारा होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होती है। और इसमें क्या बनता है, NO2 जुड़ जाता है। अब देखो यहां क्या होता है, ये HNO3 है ना, ये किस में टूट जाएगा, OH और NO2, NO2 प्लस और OH माइनस में, यहां से ये क्या HNO3 में ये ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से H निकलेगा H प्लस के रूप में। तो देखो इसका इंटरमीडिएट कैसे बनेंगे, पहले वो देखो, CH3CH, और यहां से क्या लग जाएगा, NO2, और आगे क्या जुड़ जाएगा, वापस CH3। तो ये क्या रिएक्शन होगी, नाइट्रेशन। सल्फोनेशन की अपन अभिक्रिया कह रहे हैं, तो यहां क्या है, H2SO4। तो यहां क्या हो जाएगा, जहां मैंने आपको बताया ना कि 3 डिग्री वाले से यहां क्या हो जाएगा, आसानी से H बाहर निकलेगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, CH3CCH3,
SO3H और आगे क्या बन जाएगा, वापस लग जाएगा CH3। तो इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन। अब देखो एरोमेटिजेशन, एरोमेटिजेशन क्या होता है, इस रिएक्शन ये क्या होता है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा अभी, अब इसको साइक्लिक में बदल देता है ऐसे, ये बन गया बेंजीन में, एरोमेटिक कंपाउंड में इसको क्या बना दिया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोल देंगे अपन, एरोमेटिजाइजेशन। अब देखो एल्किन के बनाने की विधियां कौन कौन सी होगी, तो इनके पहले बनेंगे अपन फ्रॉम एल्काइन से बनाएंगे। ये क्या होता है, प्लेडियम कार्बोनेट को अपन क्या बोलते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं। अब देखो यहां क्या होगा, एल्किन बनाना है आपको, तो यहां बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये बन गया आपका एल्किन, एल्काइन से ऐसे बना सकते हैं अपन। अब बात करें अपन हेलो एल्किन, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाए जब मैं एल्किल हैलाइड की, तो यहां क्या होगा बेटा, देखो ये कौन सी रिएक्शन, ये कौन सी मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में क्या होता है, दो यहां से एटम बाहर निकलते हैं, इससे यहां पर क्या निकल, इससे तो निकलेगा ये ब्रोमीन, और इससे यहां से क्या नहीं, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, एल्किन बन जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाहर क्या निकल गया, देखो यहां से Br बाहर निकल गया, तो KBr प्लस H2O, ये रिएक्शन होगी पूरी आपकी। अब देखो ये रिएक्शन है एक और, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कर रहे हैं अपन एल्किल हैलाइड से। देखो यहां क्या होगा, यहां सैडजेफ रूल लगेगा। यहां तो देखो कहीं भी एक ही डबल बॉन्ड बनेगा, यहां देखो कंडीशन दो हो सकती है डबल बॉन्ड बनने की, हाइड्रोजन या तो यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकालूं या फिर यहां से निकालूं, कहां से निकालूं, तो ये बताता सैडजेफ रूल। तो इसके दो कंपाउंड बनते हैं, देखो मैं दोनों बना के बता दूं, इसमें से ज्यादा कौन बनेगा वो भी मैं बता दूंगा आपको। देखो तो एक तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, एक तो ये बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये दो कंपाउंड बनेंगे इसमें। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट होगा सैडजेफ रूल के हिसाब से। सैडजेफ रूल बोलता है कि बेटा जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे वही मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट वही होगा। तो देखो ये क्या है, यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड के इधर एल्किल एक ग्रुप है और इधर एक एल्किल ग्रुप है, समझ में आ रहा है ना, नहीं इस डबल बॉन्ड के इधर तो कोई एल्किल ग्रुप भी नहीं है और इधर एल्किल ग्रुप एक ही है। तो यहां देखो इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है ना, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट होगा। ये क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद। आपने सैडजेफ रूल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दिया आपको, ये होगा आपका मुख्य उत्पाद। समझ में आ गया होगा आपको सैडजेफ रूल। देखो जब ये बोला कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होगा वही मेन प्रोडक्ट होगा, तो यहां तो देखो डबल बॉन्ड की तरफ यहां पर कोई है ही नहीं, और यहां देखो कितने हैं, इस डबल बॉन्ड की तरफ एक और एक, ये रहा इधर एल्किल ग्रुप। समझ में आ गया ना, आगे देखो, आगे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब इनके एल्किन की। तो एडिशन रिएक्शन एल्किन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन को शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी मैंने उस दिन कल लास्ट लेक्चर में समझाया था आपको। तो अब यहां देखो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन की बात करें अपन इसमें एडिशन रिएक्शन की, तो यहां क्या होगा बेटा, देखो यहां बन जाएगा RCH2CH3, RCH2CH3, ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ी थी। और इसमें क्या हो जाएगा, देखो CCl4, ये एक सॉल्वेंट है, कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इस ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब एल्किन की क्रिया अपन Br2 से करवाते हैं, तो यहां दोनों जगह क्या जुड़ जाएगा, एक एक Br, दोनों जगह एक एक Br लग जाएगा। अब क्या होगा बेटा, यहां देखो जब, अब देखो ये रिएक्शन दोनों सेम है लेकिन इसमें सॉल्वेंट चेंज कर दिया, यहां पर क्या कर दिया H2O। तो ये यहां पर ये H2O कैसा होता है, खुद ये पोलर सॉल्वेंट होता है, ये खुद अटैक करता है यहां पर। तो यहां पर तो ये सॉल्वेंट खुद अटैक नहीं करता क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये कैसा पोलर सॉल्वेंट है, तो ये खुद अटैक करता है। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो एक तो कुछ जगह लग जाएगा Br और एक जगह क्या लग जाएगा बेटा यहां पर OH, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। आगे देखो अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करें, एडिशन रिएक्शन HBr टू सिमेट्रिकल एल्किन। जब एल्किन कैसा हो, सिमेट्रिकल एल्किन हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, एक जगह H लगा दो एक जगह Br लगा दो। तो यहां पर CH2 ये लग गया H, ये लग गया CH2, यहां पर हो गया Br। लेकिन असिमेट्रिकल एल्किन हो तो वहां दिक्कत होती है। असिमेट्रिकल एल्किन में क्या कौन सा रूल लगता है बेटा, मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा।
देखो असीमित एल्किनो में HBr का रिएक्शन योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है पता होगा आपको? मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? नहीं पता है तो देख लो। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां पर अटैच होगा? कार्बन, उस कार्बन एटम पर जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी। यानी कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, ऋणायन भाग वहां पर ऐड होगा जहां पर उस कार्बन से अटैच होगा, जहां उस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा? कम हो। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम। तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो देखो इसके अपन एग्जांपल से समझते हैं। और एक इसका और रूल है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा वो देखो। हाँ ये देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा? पहले मैं आपको मार्कोनिकॉफ रूल वाली रिएक्शन को सॉल्व करवा देता हूं। इधर देखो HBr की रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो ये असिमेट्रिकल एल्किन है। वहां क्या थी? अपन पहले क्या पढ़े? सिमेट्रिकल एल्किन थी, तो वहां पर कोई भी रूल नहीं लगेगा। असिमेट्रिकल एल्किन है तो अपन को कौन सा? मार्कोनिकॉफ रूल लगाना। अब देखो ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट H प्लस Br माइनस में क्या हो गया? टूट गया। अब मुझे कहां लगाना है इसको? रिएजेंट को कहां लगाना? इसका नेगेटिव पार्ट को कहां लगाना? जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहां हाइड्रोजन की संख्या क्या बेटा? बिल्कुल ही नहीं है, तो इसको मैं यहां लगा दूंगा CH3 CH3 Br, और यह H कहां चला जाएगा? यहां पर, ये बन गया यहां CH3। लेकिन जब HBr की रिएक्शन प्रोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं, जब HBr की रिएक्शन को प्रोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं तो वहां पर कौन सा रूल लगेगा बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। वो क्या होता है देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, when जब HBr is added to an asymmetrical double bond in the presence of peroxide, in the presence of peroxide का ध्यान रखना भाई। जब peroxide हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना, जब peroxide नहीं हो तो कौन सा रूल लगाना? मार्कोनिकॉफ रूल। और ये मार्कोनिकॉफ रूल का ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार जब HBr को पेरोक्साइड की उपस्थिति में असमय द्विबंध से जोड़ा जाता है तो प्रतिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत हो जाती है, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? खरास इफेक्ट भी बोलते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाई है। तो देखो मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड करना है जहां पर उस कार्बन से ऐड करना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। लेकिन अभी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। जहां पर हाइड्रोजन की संख्या हो वहां इसको ऐड करना, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां अपन को क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो देखो इस रिएक्शन को, यहां पर देखो ये HBr है, ये किस में ब्रेक होगा? H प्लस Br माइनस में। अब देखो यहां क्या होगा? अब ये देखो यहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है बेटा? कम है। लेकिन अब की बार क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल में तो अपन नेगेटिव पार्ट को यहां जोड़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, लेकिन यहां पेरोक्साइड दे रखा है तो उल्टा हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मैं Br को तो यहां जोड़ूंगा और H को कहां जोड़ दूंगा? यहां। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। यह प्रोडक्ट बन गया। तो ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना होगा आपको एग्जाम्पल में। यह क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब एल्काइन की बात करें तो एल्काइन की प्रिपरेशन मेथड किससे बनेंगे अपन? डी हेलोजिनेशन से। डी हेलोजिनेशन यानी हेलोजन से यहां से बाहर निकलेगा। तो देखो जब अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो देखो यहां से क्या होगा? ये Br और ये दोनों 2H यहां से क्या हो जाएगा? ये H और ये वाला भी H क्या हो जाएगा? यहां से बाहर निकल जाएंगे। और तो क्या बन जाएगा? यहां पर एल्किन बन जाएगी। तो यहां पर बनेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या बनेंगे? 2K, 2 Br है, 2K Br प्लस H2O कितने बनेंगे? 2H2O। ये एल्किन एल्काइन ऐसे बना सकते हो आप डी हेलोजिनेशन रिएक्शन से। अब देखो एडिशन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्काइन की एडिशन रिएक्शन, एल्काइन सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मैंने आपको बताया था उस लास्ट लेक्चर में कि एल्किन और एल्काइन कौन सी रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन यहां पर, तो क्या होगा? देखो CH3 CH2 CH3, अब 2Br2 की रिएक्शन करवाते हैं अपन यहां पर, तो देखो क्या हो जाएगा? CH Br और यहां पर भी CH और 2 Br ऐड हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। अब HBr की रिएक्शन करवाएं अपन तो देखो इसका क्या होगा?
CH2Br, CH2Br। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी आपको रिएक्शन। आगे देखो, अब अपन हक्कल रूल पढ़ते हैं। अब कौन सा रूल पढ़ेंगे बेटा? हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है? ये हक्कल रूल ही अपन को बताता है कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो हक्कल रूल अपन को एरोमेटिसिटी बताती है। क्या बताती है? एरोमेटिसिटी। अब देखो, द कंपाउंड दैट फॉलो द फॉलोइंग फीचर्स आर टू बी कंसिडर्ड एरोमेटिक। यदि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो इन 3 स्टेप से अपन पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो देखो, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनरिटी यानी समतलीय कंपाउंड। कैसा होना चाहिए? समतलीय। कैसा होना चाहिए भाई? समतलीय। अब देखो, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन का मतलब यानी कि रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? रेजोनेंस होना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रेजोनेंस भी समझाया होगा, आपने देखा है तो। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग वेयर एन इज ए इंटीजर, एन बराबर 0 1 2 3, यानी कि इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए रिंग के अंदर। तो यानी वो कैसा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब अपन इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, ये बेंजीन है, तो ये बेंजीन कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? अभी पता चल जाएगा। देखो, इसमें फॉर्मूला क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इसमें कितने? 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 इक्वल टू कितने? 6। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 - 2/4। n इक्वल टू क्या आ गया? 1। और 1 एक कैसा है? इंटीजर नंबर। कैसा है? इंटीजर। यदि 1 की वैल्यू यहां रखूं मैं, तो कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो यहां कितने? 2 4 6 है। तो बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक है। कैसा है बेटा? एरोमेटिक। और प्लेनर मॉलिक्यूल है। कैसे पता चलेगा कि ये प्लेनर है? क्योंकि इसके प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, और sp2 वाले क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। और इसकी रेजोनेंस की बात करें, पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन, देखो अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी कि इसमें रेजोनेंस भी है। तो तीनों चारों जो पॉइंट्स है इनमें सब फॉलो कर रहे हैं, तो हक्कल रूल को पूरा पूरा फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया बेटा? एरोमेटिक हो गए। अब इसकी बात करें अपन, देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी है, तो ये भी कैसा हो गया बेटा? एरोमेटिक है। ये भी कैसा है? एरोमेटिक। इसकी बात करें अपन, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और रेजोनेंस है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस है, तो ये भी कैसा हो गया बेटा? और प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये भी कैसा है? एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक है। और इसकी बात करें अपन, नेफ्थलीन की बात करें, तो इसमें भी देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इसमें भी रेजोनेंस है। और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा? एरोमेटिक होगा। ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो? 2 4 6 10, ये सारे क्या होंगे बेटा? एरोमेटिक होंगे। ये सारे क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। अब अपन इसकी बात करें, देखो 2 4 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये सारे कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। आप हक्कल रूल के से देख सकते हो। चलो अब कुछ इन क्वेश्चनों पर अपन क्या करते हैं? कुछ इन टॉपिक पर प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो द प्रोडक्ट इज। पहले तो मुझे बताओ ये रिएक्शन कौन सी है? इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? क्लोरोइथेन की बात करें अपन, यानी कि C2H5Cl प्लस रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो कौन सी रिएक्शन है भाई? ये अभी पढ़ा है अपन ने पहले। रिएक्शन कौन सी है? वुड्स रिएक्शन है। कौन सी है? वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसका डबल, देखो 2 कार्बन का है, तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि C4H10। तो यहाँ ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? ब्यूटेन। ये बन गया आपका ब्यूटेन। कैसे बना वो भी मैं बता दूं इसको, देखो एक्सप्लेन कर देता पूरा। देखो ये CH3CH2Cl प्लस Na 2Na से करवाई प्लस Cl CH2CH3,
यहां से देखो ये बाहर निकल गया 2NaCl, क्या हो जाएगा यहाँ 2NaCl बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपन का, ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आगे, ब्यूटेन बन जाएगा, CH3CH2CH2CH3, ये क्या बन गया, ब्यूटेन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा एल्काइन का प्रतिनिधित्व करता है, विच रिप्रेजेंट्स एन एल्काइन। अब मैंने आपको बताया था उस दिन, आपने क्लास देखी है, तो एल्केन एल्किन एल्काइन को अपन शॉर्ट कैसे चेक करेंगे, देखो फॉर्मूले से बता सकते हैं अपन कि ये एल्केन होगा, ये एल्केन CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अब देखो ये आपको पता है कि किसका फॉर्मूला होता है, एल्किन का। ये किसका फॉर्मूला है, एल्किन का। ये किसका है, एल्केन का। और ये फॉर्मूला किसका है बेटा, एल्काइन का। अब देखो एक चीज आपने नोट करी होगी, यहां देखो इसमें देखो कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या से डबल, लेकिन यहां देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या से डबल से 2 ज्यादा, और यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या से डबल से 2 कम। तो आप इसमें चेक करो कहां पर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल से 2 कम है, तो यहां पर देखो C5H10 है, यहां तो डबल है, तो डबल वाला कौन सा होता है बेटा, एल्किन। ये क्या है बेटा, एल्किन है। C5H12 है, डबल से 2 ज्यादा है, डबल से 2 ज्यादा है, तो कौन सा फॉर्मूला है, एल्केन। तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। ये देखो C3H8, डबल से 2 ज्यादा है, यहां पर भी हाइड्रोजन, तो ये भी हो गया एल्केन। ये देखो C3H4, इसका डबल कितना होगा, 6 में से 2 कम 4, यानी कि ये एल्काइन है। क्या है, एल्काइन है, क्योंकि ये इस रूल को, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। इसमें देखो एल्काइन में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल से 2 कम होते हैं। यहां देख लो डबल से तो 6 होंगे, 2 कम है, तो ये क्या बन गया बेटा, एल्काइन बन गई। तो ये इजी तरीका है देखने का। अब देखो द प्रिपरेशन ऑफ इथेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट इज नोन एज। ये कौन सी रिएक्शन है भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे सिंथेसिस रिएक्शन। अभी अपन ने पढ़ी थी, कोल्बे सिंथेसिस रिएक्शन है ये। अगला देखो उच्चतम क्वथनांक, क्वथनांक किसका ज्यादा होता है, मैंने अभी आपको समझाया था कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, किसके प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है, मॉलिक्यूलर मास के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ब्रांच के। ये हो गया ब्रांच। अब देखो, अब मॉलिक्यूलर मास इसका ये भी है ब्यूटेन, अब ये पेंटेन, यानी इससे इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। इसका क्या बेटा, तो इसका तो इससे मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा हो गया पेंटेन का, ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों की बात करें, ये भी पेंटेन ये भी पेंटेन, लेकिन ये एन है, ये आइसो एन नियो है। अब देखो एन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एन पेंटेन की स्ट्रक्चर ऐसी होगी, CH3 CH2 CH2 CH3। और आइसोपेंटेन की बात करें अपन तो होगी CH3 CH3 CH3। नियोपेंटेन की बात करें अपन तो ये होगी CH3 और ये हो गया CH3। अब देखो ये तीनों की स्ट्रक्चर हो गई है, अब तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो ये ब्यूटेन है, पेंटेन, यानी कि इससे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, इनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है, तो इनसे तो इनका ज्यादा होगा। अब तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्म मास सेम है, तो आपको ब्रांच वाला देखना, जिसकी ब्रांच ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितनी ब्रांच है, एक, यहाँ कितनी ब्रांच है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, 2 ब्रांचें हो गई, तो यहाँ ब्रांचें ज्यादा हो गई, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, फिर इसका, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, एन पेंटेन का। किसका हो जाएगा, एन पेंटेन का, क्योंकि इनमें तो ब्रांचें हैं, तो ब्रांच वाला तो कम होता है बॉइलिंग पॉइंट उसका। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। यहां से बॉइलिंग पॉइंट से यदि क्वेश्चन बना तो 100% ये क्वेश्चन बनेगा ऐसा, बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस बताने का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इन सब में से आपको क्या बताना, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना। देखो ये प्रोपेन है, ये क्या बेटा, प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ये ब्यूटेन और ये पेंटेन। अब तीनों की पहले क्या बनाओ, आप स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, CH3 CH2 CH2 CH3 हो जाएगी। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन की बात करें अपन तो CH3 CH3 ये 2 मिथाइल, और ये हो गया आपका ब्यूटेन। 2 मिथाइल प्रोपेन की बात करें तो ये हो गया CH3 CH CH3
CH3, ये हो गया देखो 2 मिथाइल प्रोपेन। और एन पेंटेन की बात करें, CH3 CH2 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 CH3, ये होगी पेंटेन। अब देखो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा, देखो इसमें 4 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसका तो हो गया कम। अब देखो इसमें कितना, 1 2 3 4, इसका भी हो गया कम क्योंकि 5 कार्बन की एक रिंग पड़ी है। अब देखो इन दोनों की बात करें अपन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है, इन दोनों का तो सब मॉलिक्यूलर मास ही कम है तो कम हो जाएगा। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है तो ब्रांच वाला पॉइंट लगाओ, इसमें एक ब्रांच है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। यदि ब्रांच होती तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता बेटा, कम हो जाता, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सबसे एन पेंटेन का। एल्केन का हेलोजनीकरण किसका उदाहरण है भाई, एल्केन की अभिक्रिया अपन हेलोजनीकरण कौन सा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, कौन सी, एल्केन का हेलोजनीकरण। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, जब एथिल आयोडाइड और प्रोपिल आयोडाइड ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनाते हैं, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो अलग अलग है, एक एथिल आयोडाइड है और एक प्रोपिल आयोडाइड, दोनों को साथ में ले रखा है। अपन पहले क्या करते थे, एक ही कंपाउंड को लेकर बनाए थे अपने वुड्स रिएक्शन में, अब यहाँ क्या दो है, तो देखो आप कैसा बनेगा, एथिल आयोडाइड यानी कि CH3CH2I प्लस, किससे अपन रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम की प्रेजेंस में, मैंने यहाँ सोडियम ले लिया 2। अब ये कौन सा है, प्रोपिल आयोडाइड यानी कि ClCH2CH2CH3। पहले क्या होता था, दोनों तरफ इस सोडियम के मेटल्स के दोनों तरफ इक्वल थे, अब की बार यहां क्या है, एथिल आयोडाइड, यहां क्या बेटा, प्रोपिल आयोडाइड, यहां से 2NaI तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा ये आपस में हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, दूसरा ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो हेक्सेन बन जाएगा, CH3CH2CH2CH3। अब एक बार ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, CH3CH2CH2CH2CH3, देखो जब ये आपस में रिएक्ट होगा, देखो जब इस आपस में ये रिएक्ट होगा तो देखो 2 कार्बन 2 डबल हो जाएगा, इसका 4 का बन जाएगा, एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे 1 2 3, तो इसका डबल हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों करेंगे एक साथ तो कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेंगे बेटा, 3 प्रोडक्ट। लेकिन मुख्य प्रोडक्ट कौन सा होगा अपन का, ये वाला होगा, मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, थर्ड वाला, मेन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद ये थर्ड वाला होगा। तो इसमें देखो ओनली 1 एल्केन नहीं, मिक्सचर ऑफ 2 एल्केन ये भी गलत, मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स ये वाला राइट होगा, ये क्या होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का जलीय विलयन में विद्युत अपघटन पर एथेन मिलता है भाई, किसका, कौन सी रिएक्शन है, कोलबे रिएक्शन। तो अपन बात करेंगे किसकी, सोडियम एसीटेट, अपन ने क्या लिया था, सोडियम एसीटेट लिया था अभी, देखो CH3C डबल बॉन्ड O Na+, इसकी रिएक्शन अपन करवाई थी किससे, H2 से करवाई थी, और साथ में क्या करवाया बैठा था, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था। तब क्या बना अपन को, CH4 बना, CO2 बना, NaOH बना, और प्लस क्या बनी, H2 बनी थी। तो क्या बना, कौन सा लेंगे अपन, सोडियम एसीटेट लेंगे, तब क्या बनेगा अपन को, इथेन बन जाएगी। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे अपन, 2, तो यहां पर बन जाएंगे इसके, अच्छा CH3 2 बन जाएगा, ठीक है, एथेन बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तब क्या बन जाएगा बेटा, एथेन, तो 2 CO2 निकल जाएगी, 2 H2 बाहर निकल जाएगी। अब देखो जैसे जैसा श्रृंखलाओं में शाखाओं की संख्या बढ़ती है, एल्केन का क्वथनांक क्या होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन ब्रांचिंग के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांच। जब ब्रांचें ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो देखो यही क्वेश्चन दे रखा है, जैसे जैसे श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ती है तो एल्केन का क्वथनांक कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्रांच बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो इंक्रीज, ये वाला गलत, डिक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हो गए। आई होप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने आपको ये पूरा हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक था मैंने आपको एक ही वन शॉट में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और मैं मानता हूं कि यहां से क्वेश्चन, इस क्लास से 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इस क्लास को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।